मध्य प्रदेश का मोती महल, जिसकी सुंदरता के बखान तत्र सर्वत्र हैं, क्योंकि इस महल के अंदर 900 कमरे बने हुए हैं जो आश्चर्य से कम नहीं हैं। उन 900 कमरों में से एक कमरा ऐसा है जिसे 15 किलो सोने से सजाया गया है और उसमें 1.5 टन का एक झूमर भी लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल की एक और नई ऐतिहासिक वीडियो में। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मोती महल का भ्रमण कराने वाला हूं और इसका इतिहास पूर्व में क्या रहा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ये मोती महल ग्वालियर के बैजाताल के समीप बना हुआ है। ये बैजाताल भी एक ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि प्राचीन समय में इसे भी सिंधिया राजघराने के द्वारा बनाया गया था। तो अभी हम महल के समीप आ चुके हैं और इसकी सुंदरता और इसकी अनोखी नक्काशी पर नजर डालते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन खम्भों पर विशेष प्रकार की नक्काशी बनाई गई है और हर एक नक्काशी में सांप की आकृति दी गई है। ये सांप की आकृति सिंधिया राजघराने की राजकीय चिन्ह हुआ करता था, इसलिए जितने भी ऐतिहासिक धरोहर सिंधिया राजघराने द्वारा बनाए गए हैं उनकी सभी नक्काशियों में हमें लगभग सांप की आकृति देखने को मिलती है। इस मोती महल में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको प्रारंभिक भाग में ही लगभग 9 से भी अधिक झरोखे और दरवाजे देखने को मिलेंगे। इन झरोखों यानी इन दरवाजों के माध्यम से प्राचीन समय में इस महल में ठंडाई बनी रहती थी, क्योंकि इन झरोखों द्वारा महल में ठंडी हवा प्रवेश होती थी। इस महल की सुंदरता को दिखाने के लिए यहाँ पर एक पुरातत्व विभाग संगठित किया गया है, जो आप सभी को इस महल की सुंदरता को दिखाते हैं और आपको इस महल के लिए टिकट प्रदान कराते हैं। तो अभी हम प्रथम कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर आप इस महल और इस कक्ष की छत को देख पा रहे होंगे कि इस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्राचीन समय में कुछ विशेष प्रकार की नक्काशी और रंगकारी की गई है और इस कक्ष में प्राचीन और कुछ विशेष प्रकार की चित्रकारी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो अभी हम इस महल के उस कक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर इस कक्ष की छत को सजाने के लिए 15 किलो सोना लगाया गया है और छत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें 1.5 टन का एक सुंदर सा झूमर भी लगाया गया है। प्राचीन समय में इस महल का निर्माण सिंधिया राजघराने के महाराज दौलत राव सिंधिया द्वारा 1825 में कराया गया था। जब वो अपने शासनकाल में मौजूद थे तो वो इस कक्ष में अपने राज दरबारी का कार्य किया करते थे, जो हम एक अन्य कमरे की चित्रकारी के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस कक्ष में राज दरबारी का कार्य किया जाता था। अभी हम इस महल की और इस कक्ष की सुंदरता को देखने के बाद उस कक्ष की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर राजा जी अपने मित्रों और मेहमानों के साथ विश्राम किया करते थे। इस महल की अनोखी बात एक और भी है कि जब महाराज ने इस महल से शासन को हटाकर दूसरे महल में स्थापित किया तो इस महल में 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा कार्य इसी महल में स्थापित किया, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा का कार्य संचालित हुआ करता था। कहा जाता है कि जब आजादी के बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी इसी महल में आकर शपथ ली थी। तो अभी हम सोने से सजे हुए कमरे को देखने के बाद उस कमरे की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर राजा जी अपने मित्रों और मेहमानों के साथ बैठा करते थे और उनसे वार्तालाप किया करते थे। इस कमरे के खम्भों पर हमें प्राचीन रंगकारी और चित्रकारी देखने को मिली है और मुख्य रूप से इन खम्भों पर हमें कुछ मोती जड़े मिले हुए हैं। इस वजह से इस महल को मोती महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे सजाने में सोने, चांदी और मोतियों का उपयोग किया गया है। प्राचीन समय में घरों और महलों को ठंडा बनाए रखने के लिए इनकी दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार के झरोखे बनाए जाते थे, जो झरोखे आप इस महल की दीवारों पर भी देख पा रहे होंगे। इन झरोखों का उपयोग यह होता था कि ये झरोखे बाहर की ठंडी हवा को अंदर प्रवेश कराते थे और अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते थे। इस महल में बने हुए 900 कमरों में से पुरातत्व विभाग को सिर्फ 3 कमरे सौंपे गए हैं, जिनकी सुंदरता आप यहाँ पर
आकर देख सकते हैं। अभी हम नीचे की ओर 2 कमरों को देखकर आ चुके हैं। अब हम ऊपर की ओर आते हुए अंतिम उस कमरे को देखेंगे जहां पर बताया गया है कि इस महल में राजा के समय में शासन संचालन किस प्रकार किया जाता था और सिंधिया राजघराने द्वारा ग्वालियर में जितने भी मंदिर और महल बनवाए गए हैं वो इस कमरे की चित्रकारी में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस महल के 900 कमरों में से पुरातत्व विभाग को केवल 3 कमरे सौंपे गए हैं जिन्हें आप यहां पर आकर देख सकते हैं। अभी हम नीचे की ओर 2 कमरों को देख चुके हैं। अब हम उस कमरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें राजा के जमाने का सभी शासन संचालन का कार्य एक चित्रकारी के माध्यम से हमें यहां पर समझाया गया है। इस महल को बनाने में 5 मंजिल की इमारत तैयार की गई है जिसमें से 2 या 3 मंजिल की इमारत तक आने की अनुमति यहां पर दी गई है क्योंकि आगे की इमारत यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिनमें खतरा बना रहता है। अभी हम उस कमरे में आ चुके हैं जहां पर हमें सुंदर चित्रकारी और राजा के जमाने के शासन संचालन का कार्य यहां पर देखने को मिलता है। अभी आप इस चित्रकारी में जिस चित्र को देख रहे हैं यह उसी कमरे का चित्र है जिसे 15 किलो सोने और 1.5 टन के झूमर से सजाया गया है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्राचीन समय में राजा उस कमरे में अपने शासन संचालन और राज दरबारी का कार्य किस प्रकार से किया करते थे। अभी इस चित्र में हम जिस पैलेस को देख पा रहे हैं ये ग्वालियर का सिंधिया पैलेस है और वर्तमान समय में इस पैलेस की जो कीमत है वो 45,000 करोड़ बताई जाती है। अगर आप चाहें तो हम उस पैलेस की भी वीडियो जल्द आपके लिए जरूर लाएंगे। तो अभी हम इस महल के गाइड के द्वारा इस चित्रकारी को समझेंगे और ग्वालियर में सिंधिया राजघराने द्वारा बनाई गई सभी इमारतों को यहाँ पर जानेंगे। कौन सी माता का? माता जी कहाँ पता है? माता कौन सी बताई आपने? मांडरी। मांडरी की माता। हाँ ये कौन से हनुमान जी? हाँ हाँ जी मस्जिद कौन सी जगह? हाँ अच्छा हाँ जी। तो इस कमरे की चित्रकारी के माध्यम से हम यह जान चुके हैं कि सिंधिया राजघराने द्वारा किस प्रकार से संचालन किया जाता था और उनके द्वारा इस ग्वालियर शहर में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया गया था। इस कमरे की फर्श पर जब हमारी नजर गई तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इसका फर्श लकड़ी के माध्यम से बनाया गया है। यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि हम इसी महल के माध्यम से ग्वालियर के किले की कुछ झलक भी यहीं से पा सकते हैं। तो अभी हम इस महल के सबसे सुंदर और ऐतिहासिक कमरों को देख चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन समय में जिन कमरों में शासन संचालन का कार्य चलता था वर्तमान समय में उनकी हालत क्या है और अन्य जगहों की भी हालत क्या है। तो अभी हम महल की दूसरी छत पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लोहे की चद्दर यानी टीनवीद लगी हुई देखने को मिलेगी। जब इस महल में मध्य प्रदेश शासन का कार्य चलता था तब यहाँ पर उनके ही द्वारा इस लोहे की टीन को लगाया गया है। यहाँ पर सबसे इस महल के टॉप पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा फहरा रहा है। अगर आप सभी हमारे देश भारत को प्रेम करते हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो अभी हम महल के दूसरे भाग में आ चुके हैं जहां पर आप नीचे के फर्श पर कुछ नालियां देख पा रहे होंगे। इन नालियों का उपयोग महल के संपूर्ण वर्षा के जल को सामने बने हुए बैजा ताल में पहुंचाया जाता था और उसका उपयोग किया जाता था। जब हम महल के इस भाग के फर्श पर निचले भाग में देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ जालियां देखने को मिलती हैं। इन जालियों का उपयोग वर्षा के जल को छानने के लिए उपयोग में लाया जाता था।
तो अभी हम कुछ कमरों को देखने के बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हम उन कमरों को दिखाएंगे जहां पर प्राचीन समय में मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्य या अन्य शासकीय कार्य इन कमरों में किए जाते थे। यहां पर कुछ कमरों पर आप प्राचीन बोर्ड भी लगे देख पा रहे होंगे, जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस महल में प्राचीन समय में शासकीय कार्यालयों का कार्य संचालित किया जाता था। तो अभी तक हम इस सुंदर महल के सुंदर सुंदर कमरों और नक्काशियों को भी देख चुके हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण कमरों को भी देख चुके हैं। तो अब हम फिर से निचले भाग में चलेंगे और कुछ स्थानों की सुंदर नक्काशी को देखने के बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे देश और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते हैं। साला कैमरा क्या खुला है नहीं जी जही तो मतलब जब पाता था बुआरी वो ताड़े वारी बनना जैसा है था पूरी ना बना पाई।